हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएससी ज्ञानपीठ। तो शुरू करते हैं अपनी हेडलाइन ऑफ द डे सीरीज को, जो है आज 26 जुलाई की। तो देखते हैं 26 जुलाई में क्या क्या हेडलाइंस है, क्या क्या न्यूज है। आज विभिन्न तरह के आर्टिकल हैं, जियो पॉलिटिक्स का, इकोनॉमी का, इन वो सोसाइटी का, और इकोनॉमी मतलब विभिन्न तरह के, साइंस का भी है। तो देखते हैं क्या क्या है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले ये बताऊंगा कि पीडीएफ के लिए इसे ज्वाइन कर लीजिएगा, इसे स्कैन करके या फिर ये सर्च करके ज्ञानपीठ अंडर स्कोर CSE। तो यहाँ इसे ज्वाइन करके यहाँ पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, और जो रिलेटेड PYQ होते हैं और अपडेट्स जितने भी होते हैं। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। अब देखते हैं आज क्या क्या हेडलाइंस है। तो जैसे कि हमें पता है कि प्रधानमंत्री जी यात्रा पे गए दो देशों की। पहले ब्रिटेन की यात्रा कल की है उन्होंने, तो ब्रिटेन में FTA हो गया है, जिसके विषय में हमने कल बात कर ली है। और कल परसों FTA हुआ है, सॉरी। कल गए थे मालदीव की यात्रा में। तो मालदीव के साथ क्या क्या चर्चा हुई है उसको देखते हैं। तो ये पहले मालदीव का इतिहास बताया गया है। इसमें क्या क्या बताया गया है कि जैसे जब मालदीव के ये राष्ट्रपति नियुक्त होकर आए थे 2023 में, तो इन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया था, जिसमें भारत के साथ इन्होंने जो भारत के सैनिक मालदीव में, उनको वापस करने के लिए बोल दिया था कि आप अपने सैनिक वापस बुला लीजिए। और भारत भारत के मतलब कुछ भारत में कुछ मंत्रियों की इनके कुछ मंत्रियों ने आलोचना भी की थी। ये सब जानते हैं, 2023 का मामला है। तो 2023 से अब कैसा परिवर्तन हुआ कि जो अब मालदीव का आज वो है, आज स्वतंत्रता दिवस, तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री जी को इस चीफ गेस्ट के रूप में इनवाइट किया गया। तो इसमें ये इतिहास बताया पहले क्या हुआ। इन्होंने जब अपना नियुक्त हुआ तो पहले इन्होंने चीन की और तुर्की की यात्रा की। इनका रुख थोड़ा चीन के साइड था, भारत विरोधी थे। और इनका जो चुनाव में जीतने का भी कैंपेन था, भारत विरोधी था। तो फिर इसके बारे में ये बताया कि चुनाव जीतने के कारण उन्होंने भारत विरोधी रुख अपनाया, ये सब। तो वही बताया गया यहाँ पे। चीन 2024 में चीन की यात्रा करें। फिर इन्होंने चीन की यात्रा करने के बाद अभी कुछ समय पहले 2024 में शायद अक्टूबर में, जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, तो अक्टूबर में ही ये इन्होंने भारत की यात्रा की। ये सब इसमें इतिहास बताया गया जो पहले पिछले 2-3 साल से चला आ रहा है। और ये मालदीव के बारे में बताया गया है कि 1200 द्वीप हैं। 26 जुलाई आज के दिन आज़ादी मिली थी। ये 298 वर्ग फीट है। ये सब चीज़ें बताया गया है, थोड़ा इतिहास के बारे में। और अभी की जो चर्चा है वो इसमें बताई गई है। क्या है अभी की चर्चा? प्रधानमंत्री जी जो मालदीव गए हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ों की वार्ता चल रही। पहले तो FTA की वार्ता चल रही, अभी हुआ नहीं है, याद रखना है, होने की वार्ता चल रही है। दूसरा, लाइन ऑफ क्रेडिट, 4850 करोड़ रुपए का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ चुका है। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि जैसे इन्होंने 4850 करोड़ रुपए जारी कर दिए, तो अब मालदीव कभी भी ले सकता है। मतलब मालदीव को आज जरूरत हो तो मान लीजिए 800 करोड़ आज ले लिया, कल 500 करोड़ ले लिया, परसों 1000 करोड़ ले लिया। तो ये लाइन मिल गई, इतना क्रेडिट आपको मिल सकता है इतने समय के अंदर, ये बोला गया। और ये व्यापार बढ़ाने की बात की गई है, समुद्री सहयोग बढ़ाने की बात कही गई है। और भारत का जो वो एक पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, पड़ोसी देश, पड़ोसी प्रथम, ये प्रथम पड़ोसी, जो पड़ोसी प्रथम की नीति, उसमें सहयोग की बात कही गई है। और ये किसमें ये ये हिंद प्रशांत महासागर में सहयोग, जो अपना हिंद महासागर वाला। और एक चीज याद रखिएगा, जो यूपीआई है अपना भारत का, उसमें भी मालदीव में यूपीआई स्टार्ट करने की वार्ता चल रही है। जो अभी इसमें नहीं लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है, पेज नंबर 11 में था, वो मैं से अटैच नहीं किया क्योंकि उसमें खाली यूपीआई की बस बात किया है, और कुछ बात नहीं थी। काफ़ी बड़ा आर्टिकल था यूपीआई की बात। तो अपने को ये याद रखना है कि इसमें मालदीव में यूपीआई की बात चल रही है, यूपीआई स्टार्ट होने ही वाला है, मतलब कुछ दिन में। और अभी लाइन ऑफ क्रेडिट दे दिया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता चल रही है। संभवतः कुछ समय में हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, ये याद रखना। और ये मालदीव का इतिहास 2023 से भारत विरोधी नीति अपना रहा था। फिर भारत पक्ष क्यों नीति अपनाया? क्योंकि भारत ने उसे काफ़ी ज़्यादा ये दिया, क्रेडिट दिया। ये देखिए, 400 से 600 करोड़, मतलब अनुदान जो है, भारत ने ग्रांट जो देता है मालदीव को, 400 करोड़ से 600 करोड़ बढ़ा दिया है, एक ये कारण है। और जो ऋण है, जो लोन है, उसको 120 करोड़ कर दिया है, पहले 100 करोड़ था। ये वजह से मालदीव का विरोधी नीति। और दूसरा, चीन का जो उसका एग्रेसिव पॉलिसी है ना, कि किसी भी कंट्री में जाके उसका संप्रभुता को हनन करना, एक चीन का भी दूसरा पक्ष है। तो ये बात हो गई। और ये अभी याद रखना कि भारत मालदीव का हमेशा सहयोग करता है। मालदीव में जब कभी बाढ़ आई तो भारत उसका सहयोग किया। मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये पुल वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मालदीव में काफ़ी भारत सहयोग किया है। और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, ये भी याद रखना, जो अपनी पड़ोसी प्रथम की नीति है, पड़ोसी प्रथम,
ये पॉलिसी के बारे में याद रखना है। आईआर की इम्पोर्टेंट पॉलिसी है भारत में, कुछ जैसे एक्ट ईस्ट है, नेबरहुड फर्स्ट है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। अब देखते हैं आगे। आगे है इकोनॉमी का आर्टिकल। इकोनॉमी में क्या है? इकोनॉमी में ये एक अच्छा आर्टिकल है। इकोनॉमी में ये, इसमें क्या कहा गया है? ये इकोनॉमी में भारत और जो उनके साथ वो है ना, भारत और चाइना का ट्रेड के बारे में कहा गया है। इसमें कहा गया कि भारत और चाइना का ट्रेड पिछले कुछ समय में बढ़ता जा रहा है, मतलब भारत चाइना से ज़्यादा इंपोर्ट कर रहा है, उसके बारे में कहा गया है। इसमें कहा है कि भारत का लगभग $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट होता है चीन के साथ। मतलब चीन से हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। लगभग इन्होंने डेटा दिया है यहाँ पे कि 2000, और ये हमेशा बढ़ रहा है 11% की दर से 2024-25 में बढ़ा है। 113 बिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है और एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है। याद रखिएगा, भारत इंपोर्ट बढ़ रहा है चाइना से। एक सेकेंड, ये जो भारत है और ये चाइना, तो यहाँ से आ ज़्यादा रहा है, यहाँ से जा कम रहा है। तो इसी वजह से क्या हो रहा है? व्यापार घाटा। व्यापार घाटा हमारा बढ़ रहा है। कितना हो गया? लगभग $100 बिलियन। $100 बिलियन के आसपास हो गया। ये याद रखना। इसमें ये बताया कि हमारा अभी पिछले साल हमारा 11% बढ़ा है चीन के साथ इंपोर्ट। हम चीन से 11% वस्तुएं ज़्यादा मंगा रहे हैं, और हमने चीन को कुछ कम पिछले वर्ष से कम निर्यात की है। यहाँ पे सारे डेटा लिखे हुए हैं। देखिए 15% की कमी आई है, निर्यात में 15% की कमी आई है, आयात में 11% की वृद्धि हुई है। ये याद रखना। इस वजह से ट्रेड डेफिसिट घट रहा है। और हम निर्यात कौन सी वस्तु करते हैं? पूंजीगत वस्तु ज़्यादातर करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन के उपकरण है, ये सारी चीज़ें वस्तु कम। जैसे मैं कल भी बता रहा था, एपीआई जो फार्मा इंडस्ट्री का कोर होता है, मतलब जो कच्चा माल होता है जिससे दवाइयाँ बनती हैं, इसमें लगभग हम 100% चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। हमारे पास एपीआई नहीं होता। हम दवाइयों के रूप में, खासकर जेनरिक दवाइयों के रूप में भारत सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ा मार्केट है। जेनरिक दवाई के रूप में भारत सबसे बड़ी इंडस्ट्री है जेनरिक दवाई की। लेकिन अब याद रखिए, जो इसका कच्चा माल है वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, चाइना के ऊपर निर्भर है। तो इनमें यही बताया गया कि हमें अपने चाइना के ऊपर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। और इन्होंने एक चीज़ ये भी बताई कि जो भारत की विनिर्माण क्षेत्र है ना, उसको अपना बढ़ावा देना पड़ेगा। विनिर्माण क्षेत्रों के लिए जो हमारे पास मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया जैसी नीति है। और अभी एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, पीएलआई है ना, पीएलआई स्कीम को, पीएलआई स्कीम का जिक्र इसमें नहीं है, तो पीएलआई स्कीम को मैं बता दे रहा हूँ अलग से। पीएलआई स्कीम में औद्योगिक उत्पादन में कुछ इंसेंटिव दिया जाता है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, तो उसके बारे में याद रखना। और तो इन्होंने क्या बताया है कि भारत को अपना अब चीन से निर्भरता कम करना चाहिए, अपने हमको अपना विनिर्माण क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इन्होंने एक चीज़ ये भी कही कि भारत 2014 में जब मेक इन इंडिया नीति लाया, जिसमें टारगेट क्या था कि 2025 तक हम 25% विनिर्माण क्षेत्र को कर लेंगे, जो कि अभी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया है। मैं कुछ दिन पहले भी इसके बारे में बताया हूँ, मेक इन इंडिया पॉलिसी के बारे में। ये मेक इन इंडिया जो कि हम पूरा नहीं कर पाए इसके टारगेट, अब 2025 से 2027 कर दिए हैं, जो कि अभी संभवतः हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी कितना है, 14 से 15%, सॉरी 16 से 17% के आसपास अभी है विनिर्माण क्षेत्र का जीडीपी में योगदान, और 25% का टारगेट है। तो ये अभी निकट भविष्य में लग नहीं रहा है। तो ये इसमें चर्चा कही गई है। ये तो पूरे डेटा दिए कि कितना हम इंपोर्ट करते हैं, कितना एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें कौन कौन सी वस्तुएं, जैसे मैं बताया पूंजीगत वस्तुएं ज़्यादा हैं। और फिर विनिर्माण, जैसे जैसे मैं एपीआई की बात की, और जितने भी वो होते हैं ना, मोबाइल बनाने के उपकरण, बैटरीज, ये सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। भारत में मोबाइल असेंबलिंग तो हो रही है कि यहाँ पे सारी चीज़ें चीन से ला के यहाँ पे असेंबल कर दिए, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा, बन नहीं रही हैं चीज़ें, इंपोर्ट करके असेंबल बस हो रही हैं। ये याद रखना। उसके बारे में बता, इसमें एक चीज़ बता दूं कि इसमें एक चीज़ ये भी बोला है कि जो अमेरिका चाइना और भारत का जो टैरिफ वॉर चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र किया, लेकिन इसमें सजेशंस नहीं दिए कि क्या उपाय किए जाने चाहिए। तो उपाय के लिए मैं वो कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें अगर उपाय लिखना हो तो एक तो पीएलआई स्कीम को लिखना है, और एक ईएलआई स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंस्टीम, ये दोनों का जिक्र करना है। ये भी हाल फिलहाल की स्कीम है, इनको याद रखना है, पीएलआई ईएलआई। इसकी वजह से इन्होंने एक चीज़ और भी यहाँ पे बताई कि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र में योगदान कम है, उसकी वजह से हमारा बेरोजगारी भी बढ़ रही है।
और ये बात तो स्वाभाविक सी बात है ना, विनिर्माण क्षेत्र सबसे ज्यादा रोजगार देता है। अगर विनिर्माण क्षेत्र का योगदान कम रहेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर वही साइकिल अपना उठा लीजिए, असमानता बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी तो शिक्षा व्यवस्था कम होगी, शिक्षा व्यवस्था कम होगी तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी, ये पूरा साइकिल बन जाएगा। तो इसमें इतना ही था, देख लीजिएगा एक बार, हल्का हल्का फुल्का रीड कर लीजिएगा। बाकी मेन मेन चीज बता दिया हूँ कि $100 बिलियन का घाटा है, और भारत को इसमें उपाय तो नहीं लिखे हैं क्या करना चाहिए, लेकिन मैंने जो बता दिया PLI ELI इनको याद रखना है। और भारत सुधार के लिए लिखना हो तो एक ये भी लिख सकते हैं, भारत टैक्स रिफॉर्म कर रहा है जिससे इंडस्ट्री ज़्यादा खुलेंगी, FDI को ज़्यादा मौका दे रहा है, लगभग विभिन्न सारी चीज़ों में 100% FDI कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें उपाय के लिए लिख सकते हैं। अब देखते हैं ये व्यवस्थागत विफलता को दर्शाती युवाओं की आत्महत्या। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा? क्यों दर्शाती? क्योंकि युवाओं में आत्महत्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। NCRB का डेटा है, नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड ब्यूरो जो है ना, उसमें उनका डेटा है 2022 का, कि 2022 में लगभग 13,000 के आसपास आत्महत्या हुई युवाओं में। टोटल आत्महत्या तो ज़्यादा हुई हैं, यहाँ पे है ये, टोटल आत्महत्या तो 1,70,000 के आसपास हुई, लेकिन उसमें से 13,000 आत्महत्या युवाओं के बीच में हुई हैं। और यही डेटा 2001 में केवल 5,000 के आसपास था। 2001 में तो 22 साल में, ये 22 साल में ये कितना ज़्यादा बढ़ गया है, 8,000 बढ़ गया है। ये इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डेटा दिया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कुछ दिशा निर्देश दिया है आत्महत्या को कम करने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ ये कही है कि ये दिशा निर्देश तब तक लागू रहेंगे जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देता। जैसे सुप्रीम कोर्ट अपने हर जजमेंट, अपने हर गाइडलाइंस में कह देता है कि ये चीज़ें तब तक, जैसे विशाखा गाइडलाइंस भी सुना होगा, उसमें भी कहा था कि ये चीज़ें तब तक लागू रहेंगी जब तक पार्लियामेंट कानून नहीं बना सक देता। अभी 2023 में अनूप बनवाल केस जो आया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये गाइडलाइंस तब तक लागू रहेंगी जब तक पार्लियामेंट कोई कानून नहीं बना देता। तो ये हर चीज़ में कह देते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिशा निर्देश दिया ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, मैं वो उसका ब्रीफ बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे, जितने भी शिक्षण संस्थान होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी शामिल किया स्पेसिफिक, यहाँ पे लिखा है ये कोचिंग सेंटर, जितने भी लोग हैं सबको पहले तो छात्रों को अवेयर करना पड़ेगा, और दूसरा छात्रों के लिए मेंटर्स उपलब्ध करवाने पड़ेंगे। एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद छात्रों से जो बात करेंगे, मेंटर की सुविधा, छात्रों को हेल्पलाइन दी जानी चाहिए। और छात्र के लिए जहाँ पे रहेंगे, हॉस्टल वगैरह जो भी जहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे हर कमरे में, उनके लिए वेबसाइट में छात्रों की टेलीमानस, जो भारत की पहल है, और हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए जाएंगे। जैसे कोई बच्चा हॉस्टल है तो हर हॉस्टल के हर कमरे के बाहर हेल्पलाइन नंबर लिखे होने चाहिए, मानसिक रूप वो ये ये इसमें हॉस्टल भी शामिल है, जहाँ हॉस्टल में जो कोई रहता है वो सारे शामिल है, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल है, सबके लिए ये गाइडलाइंस है, सरकार भी शामिल है। तो ये गाइडलाइंस, ये यही 2-3 चीज़ें, हेल्पलाइन नंबर याद रखना देना है, छात्रों के लिए मेंटर उपलब्ध करवाना है, परामर्शदाता सुनिश्चित करना है, वही मेंटर के लिए। और ये किसके किसके लिए सबकी बात है, कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, गैर शैक्षणिक संस्थान के लिए भी, सभी शैक्षणिक संस्थान है, और गैर शैक्षणिक संस्थान कर्मचारी भी हैं, तो ये सबके लिए है, सबको ये मानना पड़ेगा। टेली मानस जो पहल है भारत सरकार की, और जो हेल्पलाइन नंबर है उसको उपलब्ध करवाना, और वेबसाइट के बारे में बच्चों को अवेयर करना, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इस बारे में अवेयर करना। तो इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, इसको याद रखना है। ये 5-6 पॉइंट याद रखना है कि सभी संस्थाओं के लिए, शैक्षणिक संस्थान के लिए, प्राइवेट हो या कोई भी हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, हॉस्टल हो, सबके लिए है ये, बस ये याद रखना है। और ये बाकी चीज़ें तो पता है ना, मेंटरिंग उपलब्ध करवाना है, और जो अवेयर करना है बच्चों को, किस माध्यम से अवेयर करना है, सोशल मीडिया, वेबसाइट के माध्यम से, और यहाँ पे लिखा है वेबसाइट के माध्यम से, और छात्रों से परामर्श करके, ये सारी चीज़ें हैं। फिर तो ये हो गया युवाओं की आत्महत्या वाला। अब ये है एक, ये भी इकोनॉमी का है, लेकिन ये ये सहकारिता से है। तो कभी राष्ट्रीय सहकारिता नीति आ गई 2025 वाली, उस विषय में तो इन्होंने सहकारिता के बारे में बताया है, उसमें नीति के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है, सहकारिता के क्या क्या फायदे हैं। और सहकारिता के बारे में ये तो सबको पता ही, कई सारे लोग आके एक साथ जो भी काम करते हैं, जैसे अमूल है, तो ये सारी सहकारिता के उदाहरण। सहकारिता से क्या होता है कि एक साथ आके बड़ा ही मार्केट बना लेते, एक साथ आके बड़ा मार्केट बना लेते हैं, बड़ा प्रोडक्ट उत्पादन कर लेते हैं, तो इससे बाजार भी उनको बड़ा मिल जाता है। इससे क्या होता है, बेरोजगारी ये सब कम हो जाता है।
गरीबी, बेरोजगारी, इसके क्या क्या फायदे हैं? जलवायु परिवर्तन में सहयोग करते हैं, आर्थिक झटके कम होते हैं, आपसी सहयोग बना रहता है, और इसमें युवाओं का सहभागिता बढ़ रही है। ये बात है। इसमें ज़्यादा वैसा कुछ खास है नहीं। और सहकारिता बढ़ेगा तो क्या होगा, 2000 विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो जाएगा। ये ज़्यादा वैसा इंपॉर्टेंट है नहीं, उसको वैसे देख लीजिएगा। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, ड्रोन का उपयोग कभी पूछो तो ड्रोन अब हमारा मिसाइल भी दागने के लिए सक्षम हो गया। अभी डीआरडीओ ने एक ड्रोन बनाया है, क्या नाम है उसका, ULPGM-V3, ये ड्रोन है। इसका पूरा नाम है, एक सेकेंड, ये यूवी लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, यूवी मतलब अनमैन्ड, यूएवी अनमैन्ड लॉन्च व्हीकल है, अनमैन्ड एयर व्हीकल, सॉरी, जिसको ड्रोन कहते हैं यार। तो ये याद रखना है बस कि ये ड्रोन गाइडेड मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। डीआरडीओ ने परीक्षण किया है, बाकी उसके बारे में बताया है। कभी क्या होता है ना, प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि ड्रोन क्या क्या कर सकता है, ड्रोन क्या क्या कर सकता है, या ड्रोन के क्या किस किस जगह में उपयोग किया जा सकता है। तो बस एक चीज़ इतना याद रखिएगा कि मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है, कृषि के बहुत सारे कार्य कर सकता है। ये उसके लिए था, बाकी इसमें भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं ये दोनों में। इसको ना भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। एक ये आर्टिकल किसके ऊपर है, फ्रीबीज, जो सरकारें चुनाव के समय लागू कर देती है कि हम 125, जैसे अभी बिहार में कहा है बिहार सरकार ने कि हम चुनाव जीतने के बाद 125 यूनिट फ्री देंगे। जैसे दिल्ली में चलता है और विभिन्न राज्यों में चलता है, तमिलनाडु या फिर तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, ये सारे राज्यों के जिक्र किया। फ्री बीज और जो मुफ्त बिजली का है उसके क्या क्या नुकसान होंगे ये बताया गया, और फायदे भी। मुफ्त बिजली देने के क्या क्या फायदे होंगे ये तो सबको पता है, ठीक है चलो। संसाधन होंगे, आर्थिक असमानता कम होगी, जैसे बहुत लोगों के पास बिजली का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्षमता, ये सारी चीजें तो है। इन्होंने जो नुकसान बताया वो बढ़िया है, जो इसमें खासकर बताया। तो हम जो बोल रहे हैं इन्होंने बोला है, मैं उसका समरी बता देता हूँ। इन्होंने खासकर इसमें जोड़ दिया है कि चलो हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, ये सब तो ठीक है, उसका नुकसान ये है ना कि मुफ्त बिजली देने से आप वो तो कर लोगे, चुनाव जीत जाओगे, ये सारी चीजें हैं, आर्थिक असमानता कम कर लोगे, लेकिन जो आप ये ला रहे हो ना, सौर ऊर्जा और प्रधानमंत्री हर घर मुफ्त बिजली, जिसमें सौर पैनलों को लगाने की बात कर रहे हैं, ये लक्ष्य पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आप फ्री में बिजली दोगे तो कोई सौर पैनल क्यों लगाएगा अपने घर में, क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करेगा, क्योंकि सौर पैनल लगाना तो एक बड़ा काम है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा निवेश लगता है। तो अगर फ्री में बिजली मिल ही रही है तो कोई इस सौर ऊर्जा लगाने के लिए क्यों प्रोत्साहित होगा। अगर सौर ऊर्जा लगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा तो फिर आप नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर पाएंगे। ये बात कही गई है इसमें कुल मिला के। बाकी कुछ कुछ डेटा दिए गए हैं कि अगर जो बिजली उत्पादन करते हैं उससे लगभग, अगर सौर ऊर्जा का हर घर में सौर सौर पैनल लगा दिया जाए तो लगभग 72 करोड़ टन कार्बन को कम किया जा सकता है, मतलब वही नवीकरणीय ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। उसके बारे में बाकी ये बताया गया है कि फ्री बिजली देने से गरीबी कम होती है, ये सब। और फिर यही मुफ्त बिजली के क्या क्या नुकसान है, आगे की राह क्या क्या करना चाहिए हमें। मुफ्त बिजली की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, और मुफ्त बिजली दे, इन्होंने आगे की राह में बताया है उपाय, मुफ्त बिजली दें लेकिन टारगेटेड लोगों को दें, सभी को नहीं देना चाहिए, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहा उनको देना चाहिए, ये बात कही गई है। तो इतना ही था यार अभी के लिए, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर चीज़ें पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।